एंड वेलकम एवरीवन। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू फिट एंड फाइन। आज का इंपॉर्टेंट इशू है डिलिमिटेशन कमीशन और इससे जुड़ा जो विवाद हम जम्मू एंड कश्मीर में देख रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के दो रेजिडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमने डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के सेक्शन 3 के तहत इसको नोटिफाई किया है। इस डिबेट को समझने के लिए हम इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि डिलिमिटेशन है क्या, फिर डिलिमिटेशन कमीशन काम कैसे करती है, तो क्या है, कैसे ये काम होता है। और अगर आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा ये आर्टिकल, तो शायद ये भी सवाल हो कि इतने समय से डिलिमिटेशन क्यों नहीं हुआ था, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीडिफाइन क्यों नहीं किया गया था, साथ में जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को इससे क्या इशू है। राइट, डिलिमिटेशन वर्ड को ब्रेक कर लेते हैं। लिमिट यानी कि हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। चलिए ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें किसी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, फॉर एग्जांपल दिस जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट, राइट। अब डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम कौन उसको हेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राइट। तो ये हम काम कर रहे हैं जिससे एग्जीक्यूटिव मशीनरी अच्छे से काम करे, राइट। ऐसे ही जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है यानी कि कानून बनाने का काम है, आपकी आवाज उठाने का काम है, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो ऐसे में उस काम को अच्छे से करने के लिए ज्योग्राफिकल एरिया को दोबारा एक बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। आप कहेंगे सर क्यों ना डिस्ट्रिक्ट वाले फॉर्मूले को ही ले लें, क्यों हम लेजिस्लेटिव वर्क के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अलग से बाउंड्री डिवाइड करते हैं। इसका रीजन है पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, मुझे बताइए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और आपके जो पड़ोस में डिस्ट्रिक्ट है, क्या दोनों की पॉपुलेशन सेम है? नहीं। कई डिस्ट्रिक्ट में तो दोनों में जो पॉपुलेशन का डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ये वहां तो चल जाता है, लेकिन लेजिस्लेटिव वर्क में इतना बड़ा पॉपुलेशन डिफरेंस नहीं चल सकता। इसी वजह से हमें जरूरत पड़ती है डिलिमिटेशन कमीशन की। कैसे? मान लीजिए एरिया है, तो अब डिलिमिटेशन कमीशन देखेगा कि भाई हमने लास्ट सेंसस के हिसाब से देखा कि ये पॉपुलेशन है इस एरिया में, तो वो क्या कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ऐसा कर सकता है इस डिस्ट्रिक्ट का हाफ पार्ट ये एक लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी बना सकता है लोकसभा के लिए। ओके, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी ये डिलिमिटेशन कमीशन देखेगा कि अच्छा ठीक है, इस एरिया को एंड इस एरिया को हम देख रहे हैं स्टेट लेवल पर रफ एस्टिमेट से पॉपुलेशन लगभग इक्वल है। लगभग, आई एम सेइंग एग्जैक्ट इक्वल की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में ये स्टेट लेजिस्लेचर पर भी ये कह देगा कि ठीक है, ये एरिया होगा, इस एरिया को एमएलए रिप्रेजेंट करेगा, इस एरिया को ये दूसरा एमएलए रिप्रेजेंट करेगा। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर ये इतनी जहमत उठा क्यों रहे हैं? वो इस वजह से माय फ्रेंड्स, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जिस एरिया से, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मान लीजिए 2 करोड़ पीपल को, राइट, और मेरे बराबर से जो है, बराबर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एमपी है लोकसभा में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मान लीजिए केवल 50 लाख पीपल को। तो आपको ही लगता है ये बड़ा डिफरेंस आ गया? हो सकता है मैं कहूं कि यार ये तो लोकतंत्र में हम और डेमोक्रेसी में जिसके पास लोगों का सपोर्ट, जिसके पास ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वो बड़ा, राइट। हम ऐसे नहीं कर सकते। तो एक तरीके से तो हम ये हायरार्की जो है विद इन हाउस, हम इसके भी खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए इन प्रिंसिपल। दूसरा इसका लॉजिक ये है कि जनता को भी बराबर मौका मिलना चाहिए टू रेज दिस वॉइस, टू सेंड देयर, यू कैन से व्यूज टू देयर रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं 2 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बराबर वाला 50 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये अनफेयर है उन लोगों के लिए जिनका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं? क्योंकि यहां 2 करोड़ पर 1 एमपी हो गया, वहां 50 लाख पर 1 एमपी हो गया, राइट। इस वजह से पॉपुलेशन एज अ बेसिस इज कंसिडर्ड टू एक्चुअली क्रिएट दीज लिमिट्स, टू क्रिएट दीज लिमिट्स, दीज लेजिस्लेटिव बाउंड्रीज। याद रखिएगा, डिलिमिटेशन कमीशन हम केवल लेजिस्लेटिव बाउंड्रीज के लिए यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा, लेजिस्लेटिव बाउंड्रीज, चाहे वो स्टेट के लेवल पर हो और चाहे वो यूनियन के लेवल पर हो, यानी कि पार्लियामेंट के लेवल पर हो। क्लियर? जब मैं स्टेट बात कर रहा हूं तो इसमें ऐड करना चाहूंगा उन यूटीज को भी जिनका अपना एक लेजिस्लेचर होता है। ऐसी 3 यूटीज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। जरा इलेक्शन कमीशन की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, हालांकि आपको अभी काफी हद तक समझ में आ चुका होगा।
एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स, बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन कंट्री, टेरिटरी बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ कंट्री और अ प्रोविंस, स्टेट और यूटी हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ये बात तो क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी आपको, राइट? नाउ ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ये बात भी मैं अभी आपको समझाकर हटा हूं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है इन प्रीलिम्स। मेंस में भी जो क्वेश्चन आएगा कि तो वहां पर भी आपको ये ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए टू एक्चुअली गिव अ स्टार्ट टू योर आंसर। फेयर डिवीजन, जब हम पॉपुलेशन का बेसिस ले रहे हैं तो जनता के लिए हम क्या होना चाह रहे हैं? फेयर होना चाह रहे हैं। जैसे 2 करोड़ पर 1 और 50 लाख पर 1, ये तो अनफेयर हो जाता। तो फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, जिससे कि किसी को अनड्यू एडवांटेज ना मिले और अनड्यू डिसएडवांटेज ना हो। नाउ ये डिलिमिटेशन होता कैसे है, इससे पहले हम बात करते हैं करंट में क्या चल रहा है। करंट में जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो नोटिफाई की गई थी जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर के लिए। इनको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिया, बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि आपका काम अभी नहीं होगा, अभी जम्मू एंड कश्मीर पर फोकस होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर ने कहा अच्छा, हमको तो सिंगल आउट कर रहे हो, ये तो आर्टिकल 14 के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि आप इनको नहीं कर रहे हो अलग से, मतलब आप रीडिजाइन नहीं कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और हमारे यहां पर कर रहे हो। व्हाई वी आर बीइंग सिंगल्ड आउट, हम इसके रीजन को भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, आर्टिकल 82 देखिए क्या कहता है। द पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट। ध्यान रखिएगा, डिलिमिटेशन एक्ट केवल पार्लियामेंट बनाती है। ओके, आफ्टर एवरी सेंसस, आफ्टर एवरी सेंसस, द वर्ड इज एवरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? एवरी सेंसस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपीएससी स्टेटमेंट बनाया, डिलिमिटेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया आफ्टर ईच सेंसस, मुझे बताइए ये स्टेटमेंट सही होगी कि गलत होगी? आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, सामने ही तो लिखा है आफ्टर एवरी सेंसस, तो होगी? आंसर इज नहीं, नो। व्हाई? क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, उसके बाद कुछ अपडेशंस भी तो हुए हैं, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट भी तो आया है, राइट? तो अगर स्टेटमेंट यूपीएससी बनाए एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आफ्टर सेंसस, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है इन आर्टिकल 82, लेकिन उसके बाद ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को फ्रीज भी किया गया 2026 तक। तो यानी कि इस बीच डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आप कहेंगे तो फिर ये अभी क्या चल रहा है, ये डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्यों? यही तो पॉइंट जम्मू एंड कश्मीर की पार्टीज ने उठाया कि जब पूरे देश के लिए आपने कहा 2026 तक फ्रीज, अब हम बाउंड्रीज को चेंज नहीं करेंगे, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर के लिए अब क्यों? उसका रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से अब यूटी बनाया गया और वहां पर हमें जो लेजिस्लेचर है उसके इलेक्शंस कराने हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये पहले से ही रिडिजाइन हो जाए वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि इससे पहले जिस बेसिस पर वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी तो कहा जाता था कि जम्मू एरिया के लिए वो ठीक नहीं है, यानी कि जम्मू एरिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है इतना ज्यादा जितना कश्मीर एरिया का है। तो इन आवाज को नलिफाई करने के लिए ऐसी एक्सरसाइजेस अभी लाई जा रही हैं। अंडर 170 स्टेट्स ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड होती है एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। क्लियर है बात? अच्छा, अब इन दो प्रोविजंस को आपने पढ़ लिया। अगर मैं एक और स्टेटमेंट बना दूं, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन स्टेट लेजिस्लेचर इज डन एज पर डिलिमिटेशन एक्ट मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, मुझे बताइए ये स्टेटमेंट सही होगी कि गलत होगी? आज फोकस थोड़ा आपको बेसिकली ट्रैप क्वेश्चंस से बचाने के लिए है, इस वजह से आई एम डिस्कसिंग इन दिस वे, क्योंकि सीधे सीधे समझ लेना वो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका ट्रेलर मैं आपको आज दे रहा हूं। बताइए इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, तो अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं स्टेट्स आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, तो इसमें ये तो नहीं बताया कि अच्छा स्टेट लेजिस्लेचर अपना डिलिमिटेशन एक्ट लाएगा, क्योंकि राज्य के स्तर पर जो राज्य विधायिका है वो भी तो अपने कानून लाती है, लेकिन अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रीडिफाइन करने के लिए क्या वो एक्ट लाती है या ये एक्ट
पार्लियामेंट वाला एक्ट होता है? बताइए आप। आंसर इज नो, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर अपना एक्ट नहीं लाती डिलिमिटेशन के लिए। समझ रहे हैं बात? एक्ट कौन सा होता है? वो पार्लियामेंट का ही एक्ट होता है, राइट? अगर आप में से कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो इस वाले करंट अपडेट पर, तो मैंने बताया था कि यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया ये जो बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन अभी चर्चा में है फॉर जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर। तो भाई अगर यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है तो उसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू होता है। लेकिन आर्टिकल 170 कहता है कि हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो बेसिकली बाउंड्रीज का जो चेंज होता है वो डिलिमिटेशन एक्ट के तहत होता है। तो एक्ट से बनती है कमीशन अंडर एक्ट सेक्शन 3, यही कमीशन फिर नोटिफाई करती है। ये बात क्लियर हुई आपको? ये ट्रैप में आपको फंसना नहीं है, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? तो एक्ट पार्लियामेंट का ही है, ठीक है? नाउ अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। आर्टिकल 82 कहता है कि पार्लियामेंट इनेक्ट्स डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। ये बात मैंने आपको बताई। अब इसमें कौन होता है तो ये ध्यान दे लीजिए। आर्टिकल 82 कहता है डिलिमिटेशन, पार्लियामेंट के पास पावर है डिलिमिटेशन एक्ट बनाने की, और इस डिलिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत, सेक्शन 3 के तहत बनती है ये कमीशन। और इस डिलिमिटेशन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा 3 मेंबर्स। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछती है, ठीक है? अभी चर्चा में है तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक्स सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और any other election commissioner who is actually designated for this particular work by chief election commissioner। जैसे अभी सुशील चंद्रा जी हैं, राइट? अगर वो चाहें कि कोई दूसरा इलेक्शन कमिश्नर इस काम को करे तो वो भी कर सकता है। आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है करेंटली, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है? लेकिन एक यहां पर रहेगा। और एसईसी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वो एक्स ऑफिशियो पोजीशन होती है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर की डिलिमिटेशन एक्सरसाइज चर्चा में है, यहां पर पूरा विवाद बना हुआ है, तो ऐसे में अभी एसईसी कौन है वहां पर? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मिस्टर के शर्मा, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, ठीक है? तो इस वजह से वो इसके पार्ट बने हुए क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर के क्या है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अगर मान लीजिए आगे चल के उत्तर प्रदेश की डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है तो एक तो एक्स सुप्रीम कोर्ट जज होगा जो भी गवर्नमेंट चाहेगी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कोई दूसरा इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि एक ही होगा वहां से, और तीसरा जो है जो उस टाइम पर उत्तर प्रदेश का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा वो एक्स ऑफिशियो, यानी कि वो भी इसका मेंबर होगा। 3 मेंबर बॉडी होगी। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, राइट? अब बात करते हैं कि फंक्शन क्या है। 3 फंक्शन ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो डिटरमाइन करता है नंबर, यानी कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी होगी। दूसरा बाउंड्रीज क्या होगी, और तीसरा बात भी ध्यान रखिएगा रिजर्व सीट्स कौन सी होंगी फॉर एससी एंड एसटीज, कितनी होंगी, कौन सी एंड कितनी। ये इस पर भी कौन काम करता है? डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है। तो नंबर, बाउंड्रीज और एससी एसटी रिजर्वेशन, 3 चीजें ध्यान रखनी है। 3 मेंबर की बॉडी है और 3 ही ये काम मेन कर रही है। अब तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। और डिसीजन कैसे लिया जाता है? क्या यहां पर जो चेयरमैन है एक्स सुप्रीम कोर्ट जज डिलिमिटेशन कमीशन का, उसकी चलेगी, या फिर यहां पर कोई मेजॉरिटी वाला सिस्टम होगा, यानी कि जिस मुद्दे पर ज्यादा वोट, जो मान लीजिए इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इतनी बड़ी हो, ठीक है? मान लीजिए 10 किलोमीटर मतलब और एरिया को बोल रहे हैं, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज कह रहे हैं नहीं, आई एम नॉट एग्रीइंग, लेकिन ये दोनों कह रहे हैं नहीं, वी आर एग्रीइंग, तो किसकी मानी जाएगी? तो ध्यान रखिएगा मेजॉरिटी प्रिवेल्स इज द रूल इन डिलिमिटेशन कमीशन। जिस मुद्दे पर ज्यादा वोट होंगी वही फैसला मान्य होगा। क्लियर है बात? इतनी बारीकी के ऊपर हम बात करें, अब क्वेश्चन कोई आपका गलत नहीं होना चाहिए ना। द ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर डिलिमिटेशन कमीशन आर पब्लिश्ड इन गैजेट। अब मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूं बहुत आसान तरीके से। डिलिमिटेशन कमीशन बन चुकी है। कैसे बनी है जरा बताइए? बताया आपको, सेक्शन 3 डिलिमिटेशन एक्ट, और कहां से बना था? पार्लियामेंट से। और आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 82। क्लियर है यहां तक? अब ये बन गई है। अब इन्होंने जब काम स्टार्ट कर दिया तो इसके बाद उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया अपना। ड्राफ्ट प्रपोजल का मतलब हमने काम कर चुका है और हमें लगता है ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे 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 डिसाइड होनी चाहिए, मतलब बाउंड्रीज ये होनी चाहिए। तो ड्राफ्ट प्रपोजल को फिर पब्लिश किया जाता है गैजेट में, जो कि ऑफिशियल न्यूज़पेपर होता है गवर्नमेंट का। तो गैजेट में पब्लिश करते हैं, प्लस स्टेट का जो गैजेट होता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना ऑफिशियल न्यूज़पेपर होता है। इसका काम होता है जो बिल आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रही हैं,
कोई एक्ट आपने बनाया तो वो ऑफिशियली यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। साथ में 2 वर्नैकुलर पेपर्स, यानी कि जो अपनी वहाँ की लोकल भाषा है, एरिया की भाषा है, उसमें भी आपको इसको पब्लिश करना पड़ेगा जो आपका प्रपोजल है। अब आप कहेंगे ये जहमत क्यों उठाई जा रही है? ये इस वजह से उठाई जा रही है क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट है, ये फाइनल नहीं हुआ है। अब जनता से भी कहा जाएगा, स्टेक होल्डर से कहा जाएगा कि भाई ये हमने किया है, आप भी अपने व्यूज दीजिए। आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए तो आप अपने व्यूज दीजिए। तो पब्लिक फीडबैक लिया जाता है, राइटिंग में भी, ओरल में भी। जैसे कि अभी चर्चा में है कि अभी जो प्रेजेंट डिलिमिटेशन कमीशन है, अभी वो पब्लिक मीटिंग्स कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में, जिससे कि लोग सीधे आए और अपनी बातें उनके सामने रखें। जब ये फीडबैक्स ले लेंगे, उस फीडबैक के बाद अब डिलिमिटेशन कमीशन की मर्जी है कि इन आर्गुमेंट्स को मानना है या नहीं मानना। इसके बाद फाइनल ऑर्डर या जो वो मतलब फाइनल ऑर्डर जो डिलिमिटेशन कमीशन पब्लिश करेगी, वो पब्लिश होता है फाइनली ड्राफ्ट में। अब ये काम हो चुका है, फाइनल ड्राफ्ट बन चुका है, और फाइनल ड्राफ्ट अब कब लागू होगा ये डिसाइड करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसाइड्स। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर करेंगे? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, क्या यहां पर कभी मैंने डिस्कस किया कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी? नहीं दी, राइट? क्या हमने मेंशन किया कि ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट पीएमओ को गई या पीएमओ देखेगा इसको मानना है नहीं मानना है? नहीं किया। हमने सीधा बताया कि ये फाइनल ऑर्डर गैजेट में पब्लिश हुआ, प्रेसिडेंट इसको बस डिसाइड ये करेगा कि कब से लागू होगा। तो आपको ये लगता कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये अदर कमीशन से ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं कमीशन रिकमेंडेशंस देती हैं, एडवाइस देती हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन यहां पर स्टेटस अलग है। क्लियर है बात? आई थिंक ये स्टेटस बिल्कुल क्लियर होगा आपको, राइट ना? अभी क्या चल रहा है? डेडलाइन का प्रेशर था। सीसी सुशील चंद्रा जो कि सेकंड मेंबर है ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, उन्होंने भी अपनी ऑब्जर्वेशंस दिए। देखिए इस वाले कमीशन को 1 साल दिया गया था कि भाई आपको 1 साल में ये जम्मू एंड कश्मीर वाली जो बाउंड्री वाला काम है ये कंप्लीट कर देना है। इसके बाद उसको 2 अभी तक एक्सटेंशन मिल चुके हैं, फिर 1 साल का एक्सटेंशन मिला, फिर 2 महीने का एक्सटेंशन मिला कि अब इस काम को बिल्कुल कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये अभी स्टेटस चल रहा है क्योंकि पीएम प्रॉमिस्ड जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस कि भाई आपकी लेजिस्लेशन में इलेक्शन होंगे जैसे ही डिलिमिटेशन कंप्लीट होगा, तो इलेक्शन भी रुके हुए हैं वहां पर, राइट? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू अ स्टेट वुड बी सच दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एज फार एज प्रैक्टिकल वुड बी द सेम। तो अभी मैंने आपको इसका लॉजिक समझाया ही था, यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ स्टेट जो है वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पर एमपी मान लीजिए 2 लाख पॉपुलेशन है, दूसरे वाले स्टेट में पर एमपी दिस इज से 20 लाख पॉपुलेशन, तो ऐसी डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से कहा जाता है कि आप नंबर और पॉपुलेशन में एक रेशियो मानकर चलिए। अब आप इसको ऐसे लॉजिक को लगाइएगा। अब कंपेयर कीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार विद अदर स्टेट्स लाइक से तमिलनाडु, केरल, राइट? तो ऐसे में सदर्न स्टेट्स ने कहा कि जो हमने तो फैमिली प्लानिंग प्रमोट की है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक क्लियर प्लान था कि भाई आप जो है फैमिली प्लानिंग को इंसेंटिवाइज कीजिए, और इन्होंने उस पर अच्छा काम किया जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन सदर्न कंट्रीज एक्चुअली गॉट मैनेज्ड। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम अदर स्टेट्स की बात करें तो वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा रहा है। तो अब सदर्न स्टेट्स का कहना है कि अगर पॉपुलेशन क्राइटेरिया है और आप नई डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करते हैं और सेंसस ले लेते हैं आप करंट वाला, तो अभी मान लीजिए 1971 में नदर्न स्टेट एंड सदर्न स्टेट में जो डिफरेंस था पॉपुलेशन का ये था, और अभी जो सदर्न स्टेट है उन्होंने अच्छा काम किया, होमवर्क किया अच्छा, तो मान लीजिए इतना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ। और जो नदर्न स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, बिहार जिनका रेफरेंस दिया जाता है, तो वहां पर पॉपुलेशन रेट इतना बढ़ा। तो मुझे आपको नहीं लगता कि 2021 का अगर सेंसस लेकर नेक्स्ट कराया जाता तो क्या होता? ये जो सदर्न स्टेट्स हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है इन लोकसभा वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता, राइट? तो इन्होंने कहा कि ये तो सरासर गलत है हमारे खिलाफ, हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से देयर हैज बीन अ डिस्प्यूट कि कौन सा सेंसस लिया जाए, क्या अपडेटेड सेंसस लिया जाए। अब आप कहेंगे कि जब ये डिबेट चली रही है तो 2026 तक मामले को रोका क्यों? ये कहा गया कि 2026 तक देयर विल बी अ यूनिफॉर्मिटी इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, यूनिफॉर्मिटी इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इस तरीके से ट्रेजेक्टरीज देखी जा रही है। हालांकि ये कयास है, कई लोगों का मानना है कि ऐसा होने वाला नहीं है। ये मुद्दा तो आपको मैंने पहले ही एग्जांपल में समझा दिया था। स्टेट 1 10 लाख पॉपुलेशन है, अगर एक एमपी 1 लाख पॉपुलेशन पे 10 सीट हो गई। स्टेट 2 में 5 लाख है, अगर एक सीट पे आपने मान लीजिए 1 लाख एमपी करे तो यहां पर तो 5 एमपी हुए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पॉपुलेशन
और जो नंबर है वो मैनेज होना चाहिए। जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन पर काम किया उनके यहाँ पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इन लोकसभा वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। मुद्दा केवल ये है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब टू allay these fears, जो ये fears है सदर्न स्टेट्स के, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, 42nd अमेंडमेंट हुआ ड्यूरिंग इंदिरा गांधी इमरजेंसी रूल इन 1976, और ये कहा गया कि डिलिमिटेशन को हम 2001 तक सस्पेंड कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, 1976 से लेके कि 2001 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। आप चैन से रहिए, आपका जो राजनीतिक कद है आपकी स्टेट का इन लोकसभा वो उतना ही रहेगा, राइट। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, राजनीतिक कद इन लोकसभा, व्हाट इज दिस? दिस इज, देखिए कहा जाता है कि देखिए जिस स्टेट की लोकसभा में ज़्यादा सीट्स होती हैं, तो मुझे बताइए अगर आपको केंद्र में सरकार बनानी है, मेजॉरिटी लानी है लोकसभा में, तो उस स्टेट में आप जब अच्छी सीट्स ले आएंगे, गुड नंबर ऑफ सीट्स यू आर गोइंग टू हैव, तो इसका लिंक सीधा क्या होगा कि आप यूनियन गवर्नमेंट को बनाने में आसान रहे। कहा जाता है ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। मोदी जी ने, मोदी जी चोज उत्तर प्रदेश मीन्स वाराणसी एज अ सेकेंड सीट इन दिस 2014 इलेक्शन। वन रीजन कहा जाता है कि ये था, ठीक है। तो खैर ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। सो डिस्पाइट दिस एम्बार्गो, यानी कि 2001 तक कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनेगी, कोई बाउंड्री में चेंज नहीं आने वाला, कोई नंबर में चेंज नहीं आने वाला। There were a few occasions that called for readjustment in number of the parliament and assembly seats allocated to state. आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आना चाहिए कि सर पार्लियामेंट में हमने सुना है कि चलिए 543 सीट्स हैं, ठीक है, जिस पे इलेक्शन हो रहा है, तो अब आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो इसका क्या मतलब ये होगा कि अब नंबर ऑफ सीट्स वहां पर बढ़ा दी जाएंगी? अगर मुझे बताइए पॉपुलेशन बढ़ गई तो इस पॉपुलेशन के बिहाफ पे हम बाउंड्रीज को रीडिफाइन करेंगे, ठीक है, और बाउंड्रीज को रिडिफाइन करेंगे और उसमें हमें ये रखना है क्राइटेरिया कि नंबर ऑफ सीट्स विद द पॉपुलेशन, उसमें एक फैमिलिटी रहनी चाहिए। तो ऐसे में ये हो सकता है कि इस स्टेट के पास जो कुछ सीट थी लोकसभा में, अब वो ट्रांसफर होंगी दूसरे स्टेट में, और यही डर उस स्टेट को है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स को हम नहीं बढ़ा रहे, हम केवल उसको ऑर्गेनाइज इस तरीके से कर रहे हैं कि पर जो बेसिकली पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंटेटिव जो रेशियो है वो मेंटेन रहे। समझ में आ रही है बात? सो दीज इंक्लूड स्टेटहुड अटेन्ड बाय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अब अरुणाचल प्रदेश पहले एक यूटी था, मिजोरम, द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड न्यू स्टेट्स इन उत्तराखंड। तो ये कहा गया जब ये नए नए काम हो रहे हैं, नई लेजिस्लेटिव असेंबलीज बन रही हैं, यूटी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, तो अब इनको तो बाउंड्रीज की जरूरत है ना, बाउंड्रीज को रिडिफाइन करना पड़ेगा, राइट। जैसे अरुणाचल प्रदेश पहले भी यूटी थी, तो जाहिर सी बात है वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। जब स्टेट लेजिस्लेचर हो गए तो स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए तो तब चुने जाएंगे जब आपके पास बाउंड्रीज होंगी, और बाउंड्रीज के लिए चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन। तो जो आप पहले से फ्रीज लगाकर बैठे हैं 2001 तक का, अब उसमें क्या होगा? तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, और स्पेशल सर्कमस्टांस में स्पेशल एफर्ट करने पड़ते हैं। Although the freeze on the number of seats in Lok Sabha and assemblies should have been lifted after 2001 census, ये कहा गया कि अब 2001 के बाद अब दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन होगी 2001 के सेंसस के बेसिस पे। लेकिन ट्विस्ट आता है स्टोरी में, 86th अमेंडमेंट करा जाता है और कहा जाता है कि 2026 तक अब फ्रीज रहेगा, अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई चेंज नहीं आने वाला। एक्सपेक्टेशन क्या था? अभी आपको रीजन बताया था इसका, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वुड बी अचीव्ड थ्रू आउट द कंट्री बाय 2026। इस वजह से 2026 तक डिलिमिटेशन कमीशन नहीं। अब जो बिल है वो क्या कह रहा है? कैंसिल द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ड्यू आफ्टर 2001, 2011 एंड 2021। जो लेटेस्ट सेंसस 2021 है। अब ये देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स वर्ड यूज किया गया है। अब स्टेट्स का मेजर फियर क्या है कि भाई हमारा जो कद है इन लोकसभा राज्यसभा वो कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो ऐसे में कहा गया कि चलिए ऐसा करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स नहीं करते। अलाउ द बाउंड्रीज सीट्स विद इन द स्टेट्स टू बी रीड्रॉन सो दैट लार्ज डिफरेंस इन कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन विद इन स्टेट्स कैन बी एड्रेस्ड। तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि ये जो बिल है ये एक तरीके से सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का, कि भाई अब आपकी सीट, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्टेट जिसकी मान लीजिए 40 सीट्स हैं लोकसभा में। अब उसको फियर था कि यार बराबर वाली जो स्टेट है उसने तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ाई है, अब ऐसा ना हो कि हमारी 40 सीट्स में से 5 सीट चली जाए उसके पास। तो इनसे कहा गया कि ये बिल कह रहा है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपकी 40 सीट्स हैं 40 रहेंगी। हम केवल क्या करेंगे, विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है पॉपुलेशन में तो हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो लाइन है वो रिड्रॉ कर देंगे। तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन को तो स्टेट्स एग्री होंगे ही होंगे। अब मुद्दा आता है जम्मू एंड कश्मीर का। सो व्हाई जम्मू एंड कश्मीर हैव प्रॉब्लम्स विद डिलिमिटेशन?
ये आपको कमीशन दिख रही होगी, मिस्टर सुशील चंद्रा, जस्टिस रंजना देसाई फॉर्मर, एंड मिस्टर के शर्मा फॉर्मर IAS ऑफिसर। तो यूनियन गवर्नमेंट had issued notification on 6 मार्च 2020, ये 2020 की बात है। मैंने कहा ना कि 2 बार इसको एक्सटेंशन मिल चुका है अंडर सेक्शन 3 डिलिमिटेशन एक्ट 2002। अब ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाई जा रही है, लेकिन एक्ट और सेक्शन वही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इसमें कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर भी होगा, साथ में आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड भी होंगे, और एक साल आपको दिया गया, इसमें काम कंप्लीट कीजिए। होता क्या है, बाकी को हटा दिया जाता है, जम्मू कश्मीर पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज चालू कर दी जाती है। ओमिटेड द नेम्स ऑफ द 4 स्टेट्स एंड लिमिटेड द स्कोप ऑफ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ओनली टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया गया, हम उस पर भी बात करेंगे क्यों किया गया। इसका मतलब यही नहीं है कि ज्यादती मान लेनी चाहिए, लॉजिक भी है उसका, ठीक है। Some more points for the draft delimitation commission. 90 assembly seats, 28 as new assembly constituencies have been reconfigured, renamed, fact है। 90 assembly segments have been deleted, जो नाम थे उनको डिलीट किया गया और अब रीडिजाइन किया गया। 5 लोकसभा सीट्स विल बी रीड्रॉन। श्री मातो वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई वहां की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। अब जो प्ली है वो कह रही है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम 10, द प्ली सॉट डिक्लेरेशन दैट द जो इंक्रीज हुआ है 107 से 114, इसमें भी गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या, गड़बड़ सीधी ये है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव का मैं आपको काउंट्स दिखा देता हूं, उससे और समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी डिलिमिटेशन कमीशन कह रही है कि हम 7 मोर सीट्स ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें से जो 6 सीट्स हैं वो जाएंगी जम्मू रीजन में, और 1 सीट जो है वो जाएगी कश्मीर रीजन। तो एक तो इसको लेकर विवाद है कि भाई जम्मू रीजन को ज्यादा असेंबली सीट्स क्यों। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन का लॉजिक है कि हिस्टोरिकली जम्मू एंड कश्मीर को ज्यादा सीट्स मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, तो हम केवल इक्वलाइजिंग कर रहे हैं। एक और प्ली बात कर रही है कि ये बेसिकली अगेंस्ट है आर्टिकल 14, 81, 82, 170, 330, 332। मुद्दा क्या है, वो कह रहे हैं कि जब पूरे देश में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं हो सकती एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 2026 तक, तो अभी आप जम्मू एंड कश्मीर में अलग से क्यों कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लॉजिक देगा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कराने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो कराना तो पड़ेगा डिलिमिटेशन। इस प्ली के होल्डर्स का कहना है कि देखिए वैसे भी तो करा सकते हैं भाई, पहले भी जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट था तो उसकी एक लेजिस्लेचर थी, लेजिस्लेचर में सीट्स थी जम्मू रीजन से भी, कश्मीर रीजन से भी, लद्दाख रीजन से भी। लद्दाख बन गया ऐसी यूटी जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, तो लद्दाख की 4 सीट को कर दीजिए अलग, तो बाकी जो सीट्स बची हुई हैं उसको एज इट इज आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी की लेजिस्लेचर मान लीजिए और वहां पर इलेक्शन करा लीजिए। इसमें चेंज क्यों कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए वहां पर डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वजह से हमें यह करना पड़ रहा है। आर्टिकल 170 of the Indian Constitution provides the next delimitation will be taken up by 2026। तो ऐसे में अभी आप क्यों कर रहे हैं ये मैंने आपको समझा चुका है। अभी delimitation in UT of Jammu and Kashmir is to be done on the basis of 2011 के सेंसस, और यहां पर भी देखिए विवाद है। While the delimitation of the 4 states जो नोटिफाई किया गया था नॉर्थ ईस्ट के to be done on the basis of 2001 population census, ऐसा क्यों। This is unconstitutional, violates Article 14, etc. classification the police states। अब इसका एक लॉजिक ये दिया जाता है कि देखिए जो सेंसस तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो ग्राउंड वर्क करना होता है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 2001 के सेंसस के बेसिस पे अच्छे से ग्राउंड वर्क ऑलरेडी हो चुका है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट calculating population, it is also about calculating of resources, it is also about calculating of other aspects of running this legislative constituency। तो ऐसे में वो ग्राउंड वर्क 2001 के बेसिस पर हो गया है, और ऐसा वहां की लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी यही प्रेशर बनाया कि 2001 के सेंसस के बेसिस पर ही करिए, उसके नेक्स्ट वाले पर नहीं। तो हमें पॉलिसी ऐसी बनानी थी जो ग्राउंड की पॉलिटिकल रियलिटीज के साथ मैच करे, नहीं तो फिर वहां की पॉलिटिकल पार्टीज विवाद करेंगी। तो इस वजह से वहां पर 2001 का रखा गया। या जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो बताया गया कि 2001 का जो सेंसस है और उससे जो लेजिस्लेटिव रियलिटी है, मतलब जो डेटा है, वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी अच्छा काम कर चुका है, स्पेशली आफ्टर दिस एब्रोगेशन ऑफ स्टेटस ऑफ स्टेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसे में दिस जम्मू एंड कश्मीर रीजन इज रेडी फॉर डिलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस। ये लॉजिक दिया गया है। Plea also states that it is only the election commission that must carry out the process of delimitation.
फॉर नेसेसरी अपडेशन आफ्टर द पार्लियामेंट एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिटेशन ऑर्डर 2008 इज नोटिफाइड। तो ऐसे में यूनियन गवर्नमेंट को इसमें कोई दखल नहीं देना चाहिए, तो डिलिमिटेशन कमीशन अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह यहां पर काम करती है। ये एक लॉजिक दिया गया प्ली में। जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 87 सीट में से 46 सीट कश्मीर, 37 सीट जम्मू एंड 4 सीट लद्दाख के पास थी। हालांकि लद्दाख अब अलग हो गया और 24 सीट्स रिजर्व मानी गई फॉर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया। Some political parties argue that he has created inequity for the Jammu region. Inequity for Jammu region, why? Because अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट इज एडिंग 7 सीट, 7 में से 6 जम्मू के पास जाएंगे और 1 कश्मीर के पास जाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द स्टेट्स स्पेशल स्टेटस एंड टर्न J&K into UT स्टेट। आपको पता ही है, अंडर दिस लॉ डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स J&K UT वुड बी एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो जो स्पेशल लॉ है जम्मू एंड कश्मीर का, जो पहले था एब्रोगेशन से, अब वो लागू नहीं है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1957 अब वो नहीं लगेगा, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा। द एक्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज द नंबर ऑफ असेंबली वुड इंक्रीज फ्रॉम 107 to 114। डिवीजन कर रहे हैं। द इंक्रीज इन सीट्स इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट जम्मू रीजन। अभी आपको बताया क्यों इसको, क्योंकि 6 सीट्स वहां जा रही हैं। अब इसको लेकर यहां पर कुछ पार्टीज जो हैं वो अपोज कर रही हैं, प्रोटेस्ट इन जम्मू कश्मीर अगेंस्ट डिलिमिटेशन कमीशन। दो ओनली द ड्राफ्ट हैज बीन प्रपोज्ड, एज आई टोल्ड यू, व्हेन रिकमेंडेशंस अभी आ रही हैं। अभी इस कमीशन ने कहा है कि हम पब्लिक मीटिंग्स भी करेंगे, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो है उसमें भी टाइम लगेगा। तो फाइनल जब रिपोर्ट आ जाएगी फिर वो गैजेट नोटिफिकेशन में आएगी, उसके बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि वो कब से लागू होगा। तो आई थिंक ये पूरा इशू आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन शूट मी अ मैसेज on shashank.powerbeing, that is my Insta handle. See you.